हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं उस एग्जाम के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कुछ रहते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के। अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जहां से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी इस प्रिपरेशन को जो है वो एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। और इस ई बुक का लिंक जो है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ लोन आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 was under bullet payment method a single payment need to be made at the end of the period. Under EMI payment method interest portion in an installment is less in the initial period. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A guys, that is 1 only. Second statement गलत हो जाती है because जो interest portion रहता है किसी installment में that is more in the initial period guys. That is why option A will be the right one here. मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइज आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मॉनिटरिंग ऑफ लोन अकाउंट। अब देखिए जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस रहता है इट इज डिजाइंड फॉर बोथ जेन्युइन एज वेल एज विलफुल डिफॉल्टर। अब लास्ट सेशन में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं जेन्युइन और विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में। तो जो इंडिविजुअल्स पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रहे हैं वो लोग प्रीवियस सेशन को भी देख लें सो दैट उनको जो है वो ये जेन्युइन डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर का जो कंसेप्ट है इसके बारे में भी पता लग जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिकवरी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो गाइस देखिए चाहे जेन्युइन डिफॉल्टर्स हो चाहे विलफुल डिफॉल्टर्स हो, दोनों के ही केस में जो है रिकवरी स्ट्रेटेजी ऑप्ट की जाती है बैंक के द्वारा। बट जेन्युइन डिफॉल्टर्स के केस में जो रिकवरी स्ट्रेटेजी रहेगी दैट विल बी जेंटल एंड प्रोफेशनल इन नेचर, जबकि विलफुल डिफॉल्टर्स के केस में जो रिकवरी स्ट्रेटेजी रहेगी दैट विल बी स्ट्रिक्ट बट प्रोफेशनल इन नेचर। तो ये हम लोगों ने रिकवरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के बारे में। सो देखिए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट होली और पार्टली ओवरड्यू, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट हम लोग किस अकॉर्डिंग जो डिक्लेयर करते हैं, जो भी हमारी लोन की प्रिंसिपल अमाउंट रहता है या फिर जो इंटरेस्ट अमाउंट रहता है या फिर इसके अलावा कोई भी और पेमेंट रहती है, अगर वो ओवरड्यू रहती है फॉर 1 to 30 डेज तो उस अकाउंट को हम लोग बोल देंगे SMA 01, SMA 0 की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर ये पेमेंट जो है वो ओवरड्यू रहती है फॉर 31 to 60 डेज तो इसको हम लोग SMA 1 की कैटेगरी में रखेंगे। और 61 to 90 डेज के लिए अगर ये पेमेंट ओवरड्यू रहती है तो इसको हम लोग SMA 2 कैटेगरी का पार्ट मान लेंगे गाइस। सो ये हम लोगों ने स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इररेगुलर लोन अकाउंट्स के बारे में। सो देखिए गाइस एक कमेटी एस्टेब्लिश की जाती है ऑन फाइनेंशियल सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एम नरसिम्हन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स किसके लिए? इनकम रिकॉग्निशन के लिए, एसेट क्लासिफिकेशन के लिए और प्रोविजनिंग के लिए गाइस। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनकम रिकॉग्निशन के बारे में। अब इनकम रिकॉग्निशन के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब कन्वर्ट हो जाता है? जब एक रिटेल एसेट से जो है वो इनकम आना बंद हो जाती है फॉर अ बैंक, तब उस एसेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। अब टर्म लोन के लिए क्या क्राइटेरिया है? जब भी टर्म लोन के केस में इंटरेस्ट या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ओवरड्यू रहेगा फॉर मोर देन 90 डेज तो उस अकाउंट को हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे। इसी तरह से ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के केस में जो अमाउंट अकाउंट है अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है फॉर ओवर 90 डेज तो दैट अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिमिलरली जो बिल परचेज्ड और डिस्काउंटेड बिल्स हैं उनके केस में अगर बिल्स की पेमेंट ओवरड्यू रहती है फॉर मोर देन 90 डेज दैट अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट गाइस। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए इनकम फ्रॉम एनपीए इज रिकॉग्नाइज्ड when it is received not on the accrual basis। इसका मतलब क्या है कि एनपीए के केस में हम लोग इनकम को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब वो इनकम एक्चुअल में रिसीव हो गई। ऐसा नहीं है कि इनकम आ जाएगी, आने वाली है, इस बेसिस पे इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि अगर मार्जिन अवेलेबल है, मार्जिन मतलब डाउन पेमेंट कर दी गई है इन एडवांस अगेंस्ट द
टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र एंड लाइफ पॉलिसी, तो उस केस में जो है वो एक्रूअल बेसिस वाली इनकम को भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ द एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्रेडिटेड इन द पास्ट पीरियड इज नेसेसरी इफ नॉट रियलाइज्ड। मतलब जो भी इंटरेस्ट एक्रूड और क्रेडिटेड, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब जो इंटरेस्ट आने वाला है या फिर जो क्रेडिट हुआ है अकाउंट के अंदर, उसका रिवर्सल किया जाएगा, उसको रिवर्स कर लिया जाएगा अगर हम लोग जो है वो एनपीए अकाउंट को रियलाइज नहीं करवा पाते हैं, मतलब उससे जो इनकम आनी थी उसको रियलाइज नहीं करवा पाते हैं गाइस। सो दिस इज इनकम रिकॉग्निशन। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए 3 कैटेगरीज के अंदर एसेट्स को क्लासिफाई किया जाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट गाइस। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या बोला जाएगा? सब स्टैंडर्ड एसेट कब बोलेंगे हम लोग एसेट को? जब भी एक एसेट जो है वो एनपीए रहता है फॉर अप टू 12 मंथ। अब एक सब स्टैंडर्ड एसेट की केस में देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग लॉसेस इफ डेफिशिएंसीज आरंट करेक्टेड। अगर जो डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट नहीं किया गया तो देयर आर हाई चांसेस कि भाई लॉस जो है वो एक बैंक को बियर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज डाउटफुल एसेट। अब जब भी एक अकाउंट जो है वो एनपीए रहता है फॉर मोर देन 12 मंथ, तो उस अकाउंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। फर्दर इन डाउटफुल एसेट को कैटेगराइज किया जाता है डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 की कैटेगरी के अंदर। डाउटफुल 1 कब बोला जाएगा एक एसेट को? जब वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है फॉर अप टू 12 मंथ। अगर वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में 12 मंथ टू 3 इयर्स के बीच में रहता है तो इसको हम लोग बोल देंगे डाउटफुल 2 एसेट। अगर 3 साल से ज्यादा वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है तो उसको हम लोग बोल देंगे डाउटफुल 3 एसेट की कैटेगरी में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज लॉस एसेट। अब लॉस एसेट क्या है? विच इज अनकलेक्टेबल एंड ऑफ मिनिमल वैल्यू एज अ बैंकेबल एसेट। मतलब बहुत ही मिनिमल वैल्यू अगर उस एसेट की रह जाती है और अनकलेक्टेबल है वो, तो उसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे? लॉस एसेट डिक्लेयर कर देंगे गाइस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों को नोट करने वाला है कि भाई सिग्निफिकेंट इरोजन इन द सिक्योरिटी वैल्यू अगर देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, मतलब जो सिक्योरिटी एक बैंक को दी गई है फ्रॉम द बोरोअर एंड, अगर उसके अंदर इरोजन देखने को मिलता है लेस देन 50%, तो स्ट्रेट अवे हम लोग जो वो एसेट को क्लासिफाई कर देंगे एज अ डाउटफुल एसेट। इसके अलावा अगर जो रियलाइजेबल वैल्यू है दैट इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, तो सिक्योरिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा और एसेट को स्ट्रेट अवे हम लोग क्या बोल देंगे? लॉस एसेट में डिक्लेयर कर देंगे गाइस। सो ये हम लोगों ने एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोविजनिंग के बारे में गाइस। सो प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? सेटिंग असाइड द फंड्स और रिजर्व्स टू कवर द पोटेंशियल लॉस और रिस्क एसोसिएटेड विद द सर्टेन एसेट्स। मतलब जो भी लोन्स और एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अगर उनके वापिस आने की कोई संभावना नहीं है तो उस केस में जो बैंक है उनके द्वारा कुछ अमाउंट को सेट असाइड करके रख लिया जाता है एज अ रिजर्व, सो दैट अगर अमाउंट जो है रिकवर नहीं होता तो वहां से उस लॉस को जो है वो रिकवर किया जा सके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजनिंग बोल देते हैं। अब लॉस एसेट के केस में, लॉस एसेट वैसे तो दे शुड बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट्स, बट अगर इन केस किसी भी कारण से उनको बुक ऑफ अकाउंट्स में रखा जाता है तो 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट के केस में 100% प्रोविजन फॉर द एक्सटेंट नॉट कवर्ड बाय रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। प्रोविजन ऑन द सिक्योर्ड पोर्शन रेंजेस फ्रॉम, अगर जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके लिए जो प्रोविजनिंग रहेगी वो 25% से 100% के बीच में वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। अगर 1 ईयर का पीरियड है तो उस केस में 25% प्रोविजनिंग करनी है। 1 to 3 इयर्स का अगर पीरियड है तो 40% प्रोविजनिंग विल बी डन। अगर मोर देन 3 इयर्स का पीरियड रहता है तो उस केस में 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने प्रोविजनिंग देखी इन केस ऑफ डाउटफुल एसेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट के बारे में। तो देखिएगा सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में जनरल प्रोविजनिंग ऑफ 15% ऑन द टोटल आउटस्टैंडिंग रिगार्डलेस ऑफ द सिक्योरिटीज अवेलेबल। मतलब चाहे सिक्योरिटीज अवेलेबल है चाहे नहीं है, मतलब चाहे बोरोअर के द्वारा सिक्योरिटी दी गई है उस लोन के अगेंस्ट में या फिर नहीं दी गई है, 15% तो जनरल प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। बट अगर अनसिक्योर्ड प्रोविजनिंग है, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है, मतलब सिक्योरिटी नहीं दी गई है, तो उस केस में एडिशनल 10% प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी सब स्टैंडर्ड केस एसेट्स के केस में। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एसेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जनरल प्रोविजनिंग विल बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, जैसे फार्म क्रेडिट और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स हैं उस केसेस में 0.25% प्रोविजनिंग रहेगी। कॉमर्शियल रियल एस्टेट अकाउंट्स के केस में 1% प्रोविजनिंग विल बी डन। कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग के केस में 0.75% प्रोविजनिंग विल बी डन।
हाउसिंग लोन अकाउंट्स के केस में जो कि सेंक्शन किए गए हैं आफ्टर 7 जून 2017, उस केस में 0.25% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग अकाउंट्स रहते हैं उस केस में 0.4% प्रोविजनिंग जो है वो बैंक को करनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने प्रोविजनिंग को समझा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स गाइस। Now, try to answer this question. Which of the following statements are correct? A substandard asset is an asset which has been NPA for 24 months. For a substandard asset, a general provisioning of 15% on the total outstanding is required, along with a provision of additional 10% for the unsecured exposure therein. Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So try to answer this question in your comment box guys. इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग एड्यूटैप के द्वारा इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं जो एड्यूटैप के द्वारा लॉन्च किया गया है, जहां पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करें, यू कैन यूज द कोड JIB75, जहां से आप लोगों को फ्लैट 75% का डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और एक्चुअल में अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।